सारी रात कविता सो नहीं पाई थी। सीट पर लेटे लेटे ट्रेन में बैठे लोगों को कभी कभी निहारने लगती। पूरे 2 साल बाद अपने पति मोहन से मिलने की खुशी से उसके शरीर में एक लहर सी दौड़ गई थी। गाड़ी ठीक सुबह 5 बजे स्टेशन पर आ गई थी। कुल्ही बुलवाकर उसने सामान उतरवाया और बच्चे को गोद में लेकर स्टेशन पर अपने पति मोहन को ढूंढने लगी। पत्र तो समय पर डाल दिया था मैंने, फिर क्यों नहीं आए? कहीं डाक विभाग की लाखों चिट्ठियों में मेरी चिट्ठी कहीं खो तो नहीं गई, वरना मोहन अवश्य आते। हवा में काफी ठंडक थी। ठंडी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उस ठंडी में भी पसीने के कुछ बूंदें उसके माथे पर उभर आई थी। नया शहर था, अनजान लोग थे, ऐसे में अपना घर ढूंढ भी पाएगी या नहीं? उसने मोहन की डायरी निकाली और पास खड़े रिक्शे वाले को शालीमार मार्ग चलने का निर्देश दिया और फिर रिक्शे पर सामान रखवाया। फिर गोद में बेटे यश को लेकर खुद भी बैठ गई। कैसी अजीब सवारी है यह ऑटो भी, उसने सोचा। हर समय गिरने और फिसलने का डर बना रहता है। 5 लोग भी कितनी मुश्किल से बैठ पाते हैं। देहरादून में होती तो अपनी गाड़ी को दौड़ती हुई अब तक कई किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती। शहर की सुनसान सड़कों से होता हुआ ऑटो एक बंगले के पास आकर रुक गया था। बाहर नेम प्लेट पर मोहन का नाम पढ़कर उसे अपने घर तक पहुंचने का एहसास हो गया था। चारों ओर से पेड़ों से घिरे छोटे से बंगले तक पहुंचाने के लिए उसने ऑटो वाले को बाहर गेट पर ही पैसे देकर विदा किया और हाथ में बैग पकड़कर बंगले के बाहर आकर खड़ी हो गई थी। पहले का समय होता तो सीढ़ियां चढ़कर अभी तक अपने घर के अंदर पहुंच चुकी होती, पर इस समय एक दुरियों ने उसके पांव जकड़ रखे थे। घर तो उसका ही था, मोहन के घर को वह अपना ही तो कहेगी, लेकिन पिछले कई दिनों से उनके बीच एक दीवार सी बन गई थी जिसे खत्म करने का प्रयत्न दोनों नहीं कर पा रहे थे। अब तो काफी दिनों से ना कोई पत्र और न ही कोई फोन उन दोनों के बीच था और न ही बोलचाल। उसने अपनी आगमन की सूचना भी बेटे यश से करवाई थी। वह काफी देर तक यूं ही बक्सा पकड़े खड़ी रही। पीछे से किसी ने आवाज लगाई, कविता। आवाज पर वह पीछे मुड़ी। आज इतने समय बाद मोहन को देखकर वह किसी अमूल्य निधि को पा लेने की खुशी हुई। उन्हें एक तक निहारती रही थी। रंग पहले से अधिक खिल उठा था। सुबह की वॉक से लौटे थे। मोहन बोला, चलो अंदर, यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? अपने कंधे पर कोमल स्पर्श पाकर वह चौकी मंजू मैडम का सामान उठाकर अंदर रखवा दो। आदेश देकर उन्होंने बेटे को गोद में उठा लिया और पत्नी से प्रश्न किया, चिट्ठी तो लिख देती, मैं तुम्हें लेने रेलवे स्टेशन आ जाता, पर भेजी तो थी, फोन भी किया था, पता चला तुम दौरे पर गए थे। फिर उसने रुक रुक कर कहा, अच्छा शायद मंजू डाक देना भूल गई होगी, मैं पिछले कई दिनों से व्यस्त रहा। मोहन जानबूझकर टाल गया। तभी मंजू ट्रे में मोहन के लिए नींबू पानी, उसके लिए चाय और बेटे के लिए एक गिलास में दूध व कुछ बिस्किट रख गई थी। पिता पुत्र बातों में ऐसे व्यस्त हो गए जैसे सब कुछ एक ही दिन में जान समझ लेंगे। चाय की चुस्कियां लेते कविता झाड़ू लगाती हुई मंजू को देखने लगी। सांवला चेहरा, कुमकुम की बिंदी, पीली बॉर्डर की साड़ी और कोल्हापुरी चप्पल, क्या गजब का आकर्षण है इसमें। माँ को काफी परेशानी हुई होगी इसे ढूंढने में, कविता ने मन ही मन सोचा था। चाय की चुस्कियां लेते हुए उसने घर पर नजर डाली। घर का हर हिस्सा साफ सुथरा और सही था। कमरे में लाल रंग के पर्दे और बरामदे में रखे सुंदर फूल थे। उसने घड़ी की ओर नजर घुमाई। 10 बजने को आए थे। मोहन के दफ्तर जाने का समय हो गया था। यह सोच वह नाश्ता बनाने के लिए उठने लगी तो मोहन ने रोक दिया। जब से मैं बीमार हुआ हूँ तब से सुबह नाश्ता पचता नहीं है। मंजू को माँ सब समझा गई है, वही बनाकर ले आएगी, तुम आराम से बैठो। मेज पर रखे बर्तनों के खनखनाहट सुनकर उसकी नजर उस ओर चली गई थी। मेथी का छौंक लगाकर बनी खिचड़ी की सौंधी महक घर में फैल गई थी। नाश्ता करके दफ्तर जाते समय मोहन उसे कहते गए, जो भी काम हो मंजू से कह देना, ये सब काम बड़े अच्छे से कर लेती है। शादी के बाद कुछ ही दिनों में पति पत्नी के बीच संबंधों की खाई इसी बात पर हो गई थी। मोहन ऐसी पत्नी चाहता था जो ढंग से उनकी गृहस्थी संभाल सकती थी, उनकी बूढ़ी माँ की सेवा करती और जब वह थका हारा ऑफिस से लौटे तो सरल मुस्कान चेहरे पर फैलाकर उसका स्वागत करती।
लेकिन सपनों की दुनिया में रहने वाली कविता के लिए ये सभी बातें मायने नहीं रखती थी। वह तो पति और सास को यही समझाने का प्रयत्न करती रही कि औरत की सीमाएं घर गृहस्थी और पति की सेवा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नौकरी करके 4 पैसे कमाकर जब वह घर लाती है तभी उसे पूर्णता का एहसास होता है। सचिन समझाते रह गए थे कि उसकी अच्छी खासी कमाई है, सर पर छत है, जिम्मेदारी कोई खास नहीं है। जो भी है उसका निर्वहन करने में वह पूर्ण रूप से सक्षम है। पर महत्वाकांक्षी कविता के ऊपर से सब कुछ जैसे चिकने घड़े पर पड़े पानी सा उतर गया। सास सोचती थी कि एक बार बच्चा हो जाए तो खुद ही घर गृहस्थी में रम जाएगी, पर वहां भी निराशा ही हाथ लगी। बेटे यश की किलकारियां दादी और पिता ने ही सुनी थी। उन्हीं दोनों की छत्र छाया में वह पलकर बड़ा हुआ था। कुछ समय बाद मोहन को प्रमोशन मिला। उन्होंने बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करवा दिया था। कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। एक बार फिर उन्होंने कविता को नौकरी छोड़ने के लिए कहा था, समझाया था कि बच्चे की सही परवरिश के लिए माँ का घर पर होना बहुत जरूरी है। पर आधुनिक समय पर विश्वास करने वाली कविता ने उन्हें यह कहकर चुप करवा दिया कि परवरिश तो आया भी कर लेंगी और शिक्षा का क्या, वो स्कूल में कर लेगा। और फिर पैसों से सुविधा तो आसानी से जुटाई जा सकती है। छोटे बच्चे के मुंह में जब आया खाना डालती तो मोहन को गुस्सा आता। बूढ़ी माँ को घर के काम में जुटा देख मन में सोचा कि उन्होंने शादी ही क्यों कि इस बात का जवाब अपने मन में ढूंढना खुद उनके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष था। एक बोझ के एहसास से सारे कार्य निपटाते रहते, पर अपनी पत्नी को कभी नहीं समझा पाए। उनमें अपने मन को संभालने की अद्भुत क्षमता थी। उनके मन की गहराइयों में जब भी उथल पुथल मचती, लगता कि अब ज्वालामुखी फट पड़ेगा, लावा निकलने लगेगा। मन प्राण जख्मी होकर झटपटाने जरूर लगते थे, पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलते थे। शायद वो समझ गए थे, कुछ भी कहकर अपमानित होने से अच्छा है होठ सीकर रहा जाए। उन्हीं दिनों उनका ट्रांसफर आसाम हो गया। मोहन वहां नहीं जाना चाहते थे, इसलिए नहीं कि उन्हें देहरादून से विशेष लगाव था, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि कविता कभी भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं होगी और ना ही नौकरी से रिजाइन देंगी। ऐसे में माँ और बेटे को अकेले भी नहीं छोड़ सकते और अपना रोक भी नहीं सकते। इसलिए अकेले ही जाने का निश्चय करके उन्होंने अपना यह निर्णय जब माँ को सुनाया तो उनके धैर्य का बांध टूटने लगा। वे उन्हें वहां अकेले कैसे जाने देती? कौन उनकी देखभाल करेगा? माँ ने कविता को समझाया था, पति पत्नी को एक ही जगह में रहना होता है, जन्म जन्म का साथ होता है दोनों का। पर कविता ने माँ की बात समझने के बदले समझाना उचित समझा था। अपनी ओर से खुद ही सफाई देकर उसने पल भर में अपना निर्णय सुना दिया था। 2 ही बरस की तो बात है, पलक झपकते यूं ही गुजर जाएंगे। अब तो बेटा भी अच्छे स्कूल में जाने लगा है। अच्छे स्कूलों में दाखिले आसानी से तो मिलते नहीं। एक बार पूरा तामझाम समेट और फिर वापस आओ, मुझसे नहीं होगा। यह सब वे अपनी पत्नी से इससे अधिक आशा भी नहीं कर सकते थे। मोहन ऐसे मौकों पर गजब की चुप्पी कर लेते थे। वैसे भी जहाँ प्यार ही नहीं हो, पति पत्नी साथ रहकर भी एक दूरी पर ही रहते हैं। माँ परेशान हो उठी। बेटे से बहू के अलग रहने का ख्याल उन्हें सिर से पैर तक हिला गया, पर क्या कर सकती थी। वो चुप्पी साधे हुए थी कि मैडम जी दोपहर में क्या खाना खाओगी? मंजू के प्रश्न पर अतीत में खोई कविता निकलकर वर्तमान में लौट आई थी। मोहन क्या खाते हैं इस समय? आज तो साहब बाहर गए हैं, इसीलिए डब्बा साथ में ही दे दिया। वैसे तो घर में ही आकर खाते हैं। उसकी मासूमियत पर चिढ़ हो आई। वह चिढ़ते हुए सोचने लगी कि अपने पति की पसंद नापसंद भी इस गवार से पूछनी पड़ रही है। उसे अपने अधिकार में शक सा लगा। फिर भी मंजू को आलू गोभी की सब्जी बनाने का आदेश देकर वह अपने रूम में आकर लेट गई। थकान से नींद आने लगी थी। मंजू मंटर छीर रही थी। यश उसकी पीठ पर झूला झूल रहा था। कविता के मन में कई प्रश्न आने लगे कि कहीं मंजू की खूबसूरती ने मोहन को सम्मोहित तो नहीं कर दिया। जब विश्वामित्र जैसे तपस्वी की चेतना को मेनका ने भंग कर दिया था। मोहन तो साधारण पुरुष है। माँ ने बताया था कि मंजू का पति अपाहिज है। उधर मोहन भी तो इतने बड़े बंगले में अकेले जीवन बिता रहे हैं।
दो युवा स्वयं पर काबू न कर पाए होंगे। जब से सास ने मंजू को मोहन के यहाँ काम पर रखने की बात कही थी, वह परेशान हो उठी थी। कविता के मन में शक के जाल फैलने लगे थे। यह क्या कर गई सास, उसने मन ही मन सोचा था। किसी आदमी को काम पर रखते, आखिर आदमी होता है और औरत औरत होती है। उसके पिता ने भी तो यही किया था। मृत्युशैया पर परी उसकी माँ की सेवा के लिए नियुक्त नर्स को अपनी पत्नी बनाकर अपनी वफादारी का सबूत दिया था। माँ पापा का कितना ध्यान रखती थी, उन्हें खिलाए बगैर नहीं खाती थी। जब तक वे सोते नहीं थे तब तक खुद भी नहीं सोती थी, और अगर वह देर से उठते तो कोई मजाल घर में जरा सा भी शोर कर दे, कहती बाबूजी की नींद में खल पड़ेगा। उनकी कितनी सेवा करती थी, पर एक बार बिस्तर पर पड़ी तो बाबूजी की सारी ईमानदारी आंधी में उड़ने वाले तिनके के समान उड़ गई थी। माँ लाख सिर पटक रही, मुट्ठी में बंद रेत की तरह सब कुछ फिसल कर रह गया था। माँ तो दोषी नहीं थी, बीमारी पर किसी का जोर नहीं चलता, पर कविता ने तो खुद मुसीबत को न्योता दिया था। ब्याह के बाद से आज तक उसने पति की सेवा करना तो दूर, कभी उसके दिल में झांकने की भी कोशिश नहीं की थी। यहाँ आने के लिए सास ने उस पर कितना जोर डाला था, पर वही नहीं मानी थी। सचिन जब भी अपनी परेशानियों की चर्चा उससे करता, वह सुनी अनसुनी कर देती। सास के कानों तक यह बातें न पहुंचे, यही प्रयत्न रहता था। वो डरती थी कि सास उसे जबरन मोहन के पास भेज देंगी, फिर उसकी नौकरी का क्या होगा, उज्ज्वल भविष्य का क्या होगा। धीरे धीरे मोहन देहरादून कम आने लगा था। एक तो लंबा सफर उनके तन मन को विचलित करता, ऊपर से पत्नी की अवहेलना आहत कर जाती थी। बस माँ का प्यार और बेटे का दुलार ही उन्हें शांति प्रदान करता था। पिछली बार उन्होंने माँ को फोन पर बताया था कि वे काफी दिनों से बीमार थे, अन्न का एक दाना भी नहीं पचता था। बेटे की बीमारी की खबर सुनकर माँ सुलग उठी थी। उन्होंने अपने जमाने की कई पवित्र औरतों के उदाहरण दे डाले थे कि ऐसे समय में पत्नी ही तो पति की सेवा करती है। बीमार इंसान को दवा के साथ साथ प्यार व सहानुभूति की भी जरूरत होती है, पर कविता के समक्ष सुनहरा भविष्य और शानदार कैरियर एक बार फिर मुंह सामने खड़ा हो गया था। उन दिनों ऑफिस में प्रमोशन की नई सूची बन रही थी। ऐसे में उसका कहीं भी जाना नामुमकिन था, तो कविता ने उसे फोन पर पानी उबालकर पीने और समय पर दवा लेने की हिदायत देकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया। बेटे के पास माँ ही पहुंची थी। माँ ने ही पूरी तरह से उनकी देखभाल की थी। जब लौटने लगी तो मंजू को मोहन के देखभाल के लिए रखकर आई थी। घर लौटकर उन्होंने मंजू की प्रशंसा में जमीन आसमान एक कर दिए थे। अब मंजू की प्रशंसा से बहू को जलन होने लगी थी, या उसके मन में पति के प्रति प्रेम के बीज अंकुरित होने लगे। यह तो वही जाने पर कविता इस अनदेखी महिला के प्रति जलस हो उठी थी। नौकर के रूप में उसके समक्ष मानो एक पत्थर की दीवार खड़ी हो गई थी। ठोस ठंडी और पथरीली दीवार पर वह मुट्ठियां पटकती रहती, पर कोई उत्तर नहीं मिलता था। पति पत्नी के अतरंग संसार को नष्ट करने में कोई तीसरा वहां पसर जाए, इससे पहले ही वह यहाँ आ पहुंची थी। उनको यहाँ आए हुए 15 दिन हो गए थे, पर वह पूरी तरह से अपनी गृहस्थी संभाल नहीं पा रही थी। दैनिक दिनचर्या की छोटी छोटी परेशानियों में उसने कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। सभी कुछ मंजू कर रही थी। उस दिन रविवार था। सभी बाहर आंगन में बैठकर सर्दी की धूप का आनंद ले रहे थे। मंजू कपड़े धो रही थी। यस बाल्टी में से पानी निकालकर मंजू पर डाले जा रहा था और खिलखिला भी जा रहा था। मोहन मंत्र मुग्ध होकर उस पूरे दृश्य का आनंद ले रहे था। बोले, कुछ ही दिन में मंजू ने यस को अपने वश में कर लिया है। हाँ, बच्चों के साथ बड़ों को भी अपने वंश में करने की अद्भुत क्षमता है। इसमें मोहन छिपे पत्नी की समझ को भली प्रकार समझ गए थे। जब उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला तो क्रोध के वश में उसने रस्सी पर मोहन की कमीज फैलाते हुए मंजू के हाथों से कपड़े छीन लिए और उसे अंदर जाकर रसोई का काम संभालने का आदेश दिया था। इस अप्रत्याशित व्यवहार से मंजू काम कर रह गई थी। वह सोचने लगी थी कि ना जाने क्या अपराध हो गया। उससे मालकिन के मन में उठ रहे सवाल को सोचा और अंदर जाकर हैंगर उठा लाई और मैडम से बोली, मैडम जी, यह मोहन की कमीज है और फैला दीजिए। कविता जैसे फन फैलाकर खड़ी हो गई। ना जाने कितनी देर तक
उसकी गिद्ध दृष्टि मंजू के शरीर पर रेंगती रही। फिर उसके हाथ से हैंगर लेकर कविता ने जमीन पर पटक दिए। मोहन कुछ परेशान हो उठे थे। बोले, क्या बिगाड़ा है इस गरीब ने तुम्हारा जो उसे यूं अपमानित करने पर तुली हो? कविता बोली, तुम्हारी देखभाल किस तरह करनी है यह क्या मुझे इससे सीखना पड़ेगा? कविता का तीव्र स्वर दोबारा सुनाई पड़ा। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मंजू की क्या जरूरत है यहाँ? उसकी आवाज में एक अधिकार का बोध था। तुम चली जाओगी फिर कौन संभालेगा यह घर? मैं दीर्घा अवकाश लेकर आई हूँ। जब तक तुम्हारा तबादला वापस देहरादून नहीं हो जाता, मैं और यश यहीं रहेंगे तुम्हारे पास। तुम्हारे कैरियर और यश के स्कूल का क्या होगा? फिर अपनी तरफ से सही ढंग से बात समाप्त करते हुए उन्होंने कहा, गरीब लाचार औरत है बेचारी, आदमी कमाता नहीं है, 4 बच्चों का भरण पोषण इसी के जिम्मे है। यही काम करने दो, इस बेचारी को तुम्हारी मदद भी करती रहेगी। दुनिया भर के गरीबों का जिम्मा हमने ही तो नहीं ले रखा। पैर पटकती वह घर के अंदर चली गई थी। मोहन शायद सुन नहीं पाए थे या सुनकर भी अनसुना कर गए थे। कविता बड़बड़ा रही थी। उसके मन में शंका की लहरें फिर से दौड़ उठी। कहीं मोहन के हृदय के साम्राज्य पर यह मंजू अपना आधिपत्य तो नहीं जमाती जा रही? संदेह के बीज ने उसे ऐसा कुंठित किया कि वह भ्रमित सी हो उठी। रसोई में आकर उसने ऊंचे स्वर में मंजू को पुकारा तो बेचारी कांप कर रह गई। हाथ में पकड़ा विदेशी कांच का गिलास धम से जमीन पर गिरकर चटक गया। अब तो कविता की पराकाष्ठा देखने के काबिल थी, जैसे बेचारी से ड्राइंग रूम का कोई कीमती चीज टूट गई हो। मंजू की दबी सहमी सिसकियां सुनकर मोहन को यह समझते देर नहीं लगी थी कि वह मोहन का गुस्सा और आक्रोश मंजू पर बरसाया जा रहा है। मंजू की श्रद्धा और स्वामी भक्ति को उसने गलत संबंधों से जोड़ दिया था। ऐसा संबंध मन की गहराइयों से जोड़ा जाता है, तभी तो कभी कभी अपने पराये बन जाते हैं और पराये अपनों से भी अधिक प्रिय लगने लगते हैं। मोहन यह सब जानते समझते थे। उसके बाद तो जैसे गृह क्लेश का सिलसिला ही शुरू हो गया था। इस घटना को घटे हफ्ता भर भी नहीं बीता था कि एक दिन जब मोहन ऑफिस से शाम को कुछ जल्दी घर लौट आए तो देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ था। कविता ने रो रो कर पूरा घर सिर पर उठा रखा था। यश सहमा सा खड़ा था। पूछने पर पता चला कि कविता का सोने का लॉकेट गुम हो गया है। सुनकर वे हैरान रह गए। कविता को शक निश्चित रूप से मंजू पर ही था, क्योंकि दूसरा कोई घर में आता ही नहीं था। मोहन ने लाख समझाना चाहा, उसे लॉकेट ढूंढने के लिए कहा, पर वह नहीं मानी थी। मंजू हर प्रकार से अपनी सफाई दे रही थी, पर मोहन को इस बात की जरूरत ही नहीं थी। जिस औरत ने कभी 4 पैसे की हेराफेरी नहीं की, वह इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकती है? यह तो वे जानते थे। अपराधी के कटघरे में डरी सहमी सी मंजू बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। साहब, हमने आपके घर का नमक खाया है, आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात मैं कैसे करूंगी? पर कविता ने मंजू को जेल की 4 दीवारी में बंद करवाकर ही चैन की सांस ली। शायद कविता यह नहीं समझ पाई थी कि झूठ और संदेह से भरा यह ऐसा भयानक विस्फोट था जिसने पति पत्नी के भावनात्मक संबंधों को हिलाकर रख दिया। मोहन मंजू की जमानत करवा आए थे। अपने घर पर उन्होंने उसे फिर काम नहीं दिया था। मोहन के लिए कविता की आंखों और क्वेश्चन को झेलना बहुत मुश्किल था। उसके बाद वे अक्सर दौरे पर रहते, घर पर रहते भी तो उदास से रहते, बहुत कम बोलते थे, अपनी किताबों की दुनिया में ही खोए रहते। यश के साथ जरूर बोल लेते थे। मंजू को यूं ही निकाल देती कविता यूं लांछन लगाकर, तो उसने उस बेचारी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अपमानित तो वह हुई, अब तो कोई काम पर भी नहीं रखेगा उसे। मन उदास हो उठा था। वे खुद पछतावे के सिवा कुछ नहीं कर सके। उनका अब घर पर जी नहीं लगता था। पत्नी कई बार रोकने का प्रयत्न करती, पर उसका हर प्रयत्न व्यर्थ जाता। एक रात मोहन दौरे पर गए थे। कविता और बेटा यश बंगले में अकेले थे। अचानक लाइट गुल हो गई। एक तो अकेली, ऊपर से अंधेरा, गर्मी, और उससे बचने के लिए उसने खिड़की खोली और स्टोर से जाकर लालटेन में मिट्टी का तेल भरा, उसे लाकर वहां चारपाई पर रखने लगी कि लालटेन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी और पूरा तेल मेट पर छलक गया और पलक झपकते ही आग ने पर्दों और फर्नीचर को अपने चंगुल में ले लिया।
फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। अंधेरे में जब वह पानी की बाल्टी लेने बाथरूम में पहुंची, तब तक आधा कमरा आग की लपटों में जल गया। मुसीबत में फंसी कविता को यह भी समझ नहीं आया कि बेटे को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। डर और दहशत से आवाज भी घुट कर रह गई थी। चीखती चिल्लाती भी तो उस नई अनजान जगह में उसकी चीखें दीवारों से ही टक्कर मारकर उसके कंठ पटल को भेद जाती। कौन आता उसकी सहायता करने? तभी उसने झोपड़ियों की ओर से कुछ लोगों को अपने बंगले की ओर आते देखा। तभी अचानक कविता गैस खाकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद क्या घटा उसे नहीं मालूम। आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। पास के बिस्तर पर बेटा यश भी लेटा था। सामने मोहन खड़े थे। उनके सामने मंजू का परिवार भी खड़ा था। उसके हाथों की ओर कविता की नजर चली गई थी। दोनों हाथों पर पट्टियां थी। उसने क्षीण स्वर में पूछा, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? आपको और यश को बचाने के प्रयास में इसके हाथ बुरी तरह झुलस गए हैं। समय पर यह अगर आपको ना बचाती तो आपका बचना नामुमकिन था। डॉक्टर ने कविता को बताया तो एकाएक वह भयानक मंजर उसे याद आया था। देर तक वह मंजू को निहारती रही। पश्चाताप के आंसुओं की धारा अपनी सारी सीमाएं तोड़कर बह निकली थी, पर तब भी वह कुछ कह नहीं सकी थी। एक बार फिर अहंकार सामने आ गया। कुछ दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद कविता और यश पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर आ गए थे। एक शाम मोहन के साथ सैर करते हुए वह मंजू की झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी तो मोहन ने उसे रोका। उधर कहाँ जा रही हो? आज मत रोको, मुझे एक बार वहां जाकर प्रायश्चित कर लेने दो, कहकर वह आगे बढ़ी और मंजू की झोपड़ी के बाहर जाकर रुक गई। फटे पुराने कपड़ों में लिपटी मंजू के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। दौड़कर उसने चारपाई बिछाई और नम्रतापूर्वक उनके बैठने की प्रतीक्षा करने लगी। भूखे नंगे बच्चों को देखकर कविता का मन भर उठा। वह मन ही मन सोचने लगी, उस जैसी शिक्षित नारी ने उस गरीब से उसकी रोटी छीन ली। उसके पास पति था, प्यारा बेटा था, ऐश्वर्य समृद्धि सभी कुछ तो था, खुद सहेज समेट नहीं पाई। इसमें दूसरों का क्या दोष, वो भी उस पर जिसने उसके पति की सेवा की। मंजू के साथ उसके पूरे परिवार को उसने अपने गुस्से में घसीट लिया। मंजू को पास बुलाकर उसने उसे अपने पास बिठाया। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, तुम्हारे ऊपर मैंने इतने आरोप लगाए, फिर भी तुमने मेरी और मेरे बेटे की रक्षा की। तुम वास्तव में ही महान हो मंजू। नहीं मैडम जी, मैं तो कुछ भी नहीं महान, तो बाबूजी हैं। इन्होंने मेरे बच्चों की भूख मिटाई, मेरे अपाहिज पति के इलाज के लिए ठेकेदार से पैसा दिलवाया और सबसे बड़ा उपकार तो इन्होंने मेरी इज्जत बचाकर किया। मंजू फिर बोली, मैडम जी, एक रात शराब के नशे में मेरे पति ने मुझे ठेकेदार के पास भेज दिया था। उसने सोचा इसी तरह से 4 पैसे का जुगाड़ भी हो जाएगा और बच्चों को रोटी कपड़ा मिलता रहेगा। अब आप ही बताओ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उस औरत पर क्या बीती होगी। तब बाबूजी ने ही मेरी रक्षा की थी। मैं तो अपना भाई पिता सब कुछ ही इन्हें मानती हूँ। मैंने आपके घर का नमक खाया है और फिर जब मेहनत करने के लिए 2 हाथ दिए हैं तो इंसान को कर्म करे ही क्यों। कविता की नजरों में मंजू बहुत ऊपर उठ गई थी, आसमान से भी ऊपर। आज एक कम पढ़ी लिखी गरीब औरत ने पढ़े लिखे आधुनिक नारी पर जोरदार तमाचा मारा था। आज मंजू के कथन ने कविता को इस अवधारणा से मुक्त कर दिया था कि औरत और मर्द के बीच हर रिश्ता शरीर तक ही सीमित नहीं, भावनाओं व संवेदनाओं का भी अपना स्थान है। मोहन कुछ कहना चाह ही रहे थे कि कविता ने अपनी हथेली उनके होठों पर रख दी। मंजू को अगले दिन ही काम पर आने के लिए कहकर वह लौट आई थी। आज नई सुबह वह उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी, जिसमें संदेह और शंका के लिए कोई स्थान नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी इंसान को मेहनती बना सकती है, चोर नहीं। अपने धन का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा गरीबों की मदद करनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।